हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र सीटी एग्जाम बीएड एलएलबी बीपीएड 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन 2024 के मेंटल एबिलिटी के एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। सो पूरा मैं बेसिक से एडवांस आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज मैंने 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं और सबको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है, ये गारंटी है कि आपको 100% सभी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। सो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले हमारे 8 मॉक टेस्ट इस ईयर 2025 के लिए कंप्लीट हो गए हैं। ये है मॉक टेस्ट नंबर 9। सो मोस्टली इस मॉक टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन लिया है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से भी क्वेश्चन है, बोट एंड स्पीड से भी क्वेश्चन है। इट मीन्स जिस चीज की आप डिमांड कर रहे थे मैंने सभी क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सबके सब क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट में दिखाई देंगे। सो आपको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। जैसे ही वीडियो आपके सामने आए फर्स्ट वीडियो को स्टॉप करना है, फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करो और चेक करो कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। इस तरीके से आपको जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे आपको असर्शन गिवन है, सिल्वर इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। इट मीन्स जो आपका सिल्वर है, जो चांदी है, इसको हम जो है इलेक्ट्रिक वायर को मेक करने में, बनाने में यूज नहीं करते। इसका रीजन क्या दिया है, सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर। सिल्वर जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। अब यहाँ पे आपको पता होगा, देखो मैंने यहाँ पे लगाया है नो, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और कौन सा गुड कंडक्टर होता है, कॉपर एंड गोल्ड। इट मीन्स कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू, जो है ए आपके पास ट्रू है। सिल्वर को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी का वायर बनाने के लिए यूज नहीं करते बिकॉज सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है। बट आर इज फॉल्स, लेकिन ये जो आर वाला रीजन गिवन है, सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर, ये आपके पास रॉन्ग गिवन है। सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इट। सो ये भी तीनों आपको याद रखने हैं। गुड कंडक्टर सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है एंड गोल्ड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपसे पूछा गया है डायरेक्शन के बेस पे। सो डायरेक्शन को हर बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, इस बार भी थोड़ा आपको बता देता हूं। जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की तरफ आता है ईस्ट। राइट हैंड साइड इट मीन जिससे आप पेन पकड़ के लिख रहे हो उस साइड क्या आएगा, ईस्ट। और सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आएगा, वेस्ट। नेक्स्ट आपके सर की तरफ इट मीन ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्थ। एंड आपके पैर की तरफ, नीचे की तरफ क्या आएगा, साउथ। ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन को आपको रीड करना है और डायग्राम बना के सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट बोला है, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड इट्स। इट मीन सपोज ये कोई एक मैन हो गया, यहाँ पे ये मैन है, ये जो है ईस्ट की तरफ वॉकिंग कर रहा है। ये आपके पास आ गया ईस्ट। ईस्ट इसी साइड होता है, राइट हैंड साइड। सो इस साइड ये जो मैन है इस साइड ईस्ट की तरफ जो है वॉक कर रहा है। कितना वॉक किया, आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर। इट मीन्स यहां से यहां तक ये चला, कितने मीटर हो गए, 40 मीटर। ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां से आपको समझना है लेफ्ट एंड राइट क्या आएगा। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको जो है लेफ्ट घूमना है, सो लेफ्ट किस साइड आएगा, ऊपर की तरफ, इट मीन्स नॉर्थ की तरफ। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। एंड नीचे की तरफ आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका राइट, व्हाट इट। ये अगर आप बाइक चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो तो इतना आप ये समझते होगे कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो और आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो किस साइड लेना होगा, नॉर्थ की तरफ। एंड राइट साइड लेना है, राइट टर्न लेना है तो किस तरफ लेना होगा, साउथ की तरफ। अब ये जो मैन है
40 मीटर जो है ईस्ट में वॉक किया है। ईस्ट में वॉक करने के बाद अब ये जो है लेफ्ट टर्न लेगा, इट मींस लेफ्ट टर्न इस साइड लेगा। और कितने मीटर वॉक किया है, यहां से इन्होंने 25 मीटर वॉक किया है। अगर आप ऊपर अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, तो आप किस साइड लोगे, वेस्ट की तरफ, ये हो गया आपका लेफ्ट। एंड अगर आपको राइट टर्न लेना होगा तो किस साइड लोगे, आप ईस्ट की तरफ, ये भी आपको याद रखना है। सो यहाँ पे अगर आप 25 मीटर जो है ऊपर की तरफ गए हो, नॉर्थ की तरफ, फिर बोल रहा है ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। अब ये जो है लेफ्ट टर्न लिया, जरा ऊपर की तरफ जा रहे हो नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट किस साइड होगा, आपके लेफ्ट हैंड के साइड, लेफ्ट हैंड के साइड होगा, तो इट मींस आप इस साइड आओगे। और 40 मीटर जो है अगेन इन्होंने यहाँ पे वॉक किया है। अब इसके बाद क्या बोला है, ही टर्न लेफ्ट। अगर आप जो है वेस्ट की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, अगेन आपको जो है लेफ्ट टर्न लेना है। अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको अगेन जो है नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ इन्होंने गए, कितना जो है मीटर गए हैं, यहाँ पे ही टर्न लेफ्ट एंड डिस्टेंस 25 मीटर, इट मींस 25 मीटर जो है आपने और मूव किया है। और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गए हैं। अब पूछा है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, इट मींस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कितने दूरी पर हैं, आपको इसका आंसर देना है। देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि अगर सपोज आप इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव किए हैं, इसी डायरेक्शन का लोगे तो आपके पास आंसर दूसरा आएगा। एंड अगर आप यहां से डायरेक्टली, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया इनका एंडिंग पॉइंट, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर अगेन आप जो है एंडिंग पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। देखो दोनों के आंसर में डिफरेंट क्या आने वाला है। अगर मैं 40 को ऐड कर दूं, फर्स्ट इन्होंने 40 मूव किया, 40 के बाद फिर 25 मूव किया है, 25 के बाद अगेन 40 मूव किया है, यहाँ पे 40 आएगा, फिर लास्ट में कितना मूव किया है, 25। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आने वाला है 5 5 10, 1 रिमेनिंग, 4 4 8 2 10 2 12 और 1 13। कितना आ गया, 130 मीटर। कोई भी ऑप्शन इसमें से दिया है क्या 120 मीटर, 130 मीटर, ये 25 है, ये 115 है, ये 50 मीटर है, ये 140। इट मीन्स यहाँ पे आप बच सकते थे, आपको पता चल जाता कि 130 तो ऑप्शन है नहीं है, इट मीन्स ये जो मैंने किया है रॉन्ग किया है। अगर सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन और दे देता, कोई भी ऑप्शन निकाल के यहाँ पे 140 की जगह जो है 130 मीटर दे देता, तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते। आप जो है इसी को करेक्ट ऑप्शन कर देते 130 मीटर, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन 130 मीटर नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ किया है, अब आपको इस डायरेक्शन में मूव करके नहीं लेना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर हैं। आपको डायरेक्टली यहीं से मूव करना है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनका एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी क्या है। सो अगर आप यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट से आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो कितना मूव किया, देखो यहाँ पे 25 है, तो इट मीन्स ये भी 25 होगा, ये 25 आ गया और ऊपर का 25। अब 25 में 25 ऐड करोगे, आपके पास कितना आंसर आने वाला है, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 50 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 50 मीटर, गॉट इट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर। अगर 140 की जगह 130 दिया होता तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते, आप मोस्टली 130 ही आंसर टिक करके आते, बट यहाँ पे 130 ऑप्शन ही नहीं था, तो यहां से आप समझ सकते थे कि 130 के जगह पे कुछ दूसरा आंसर आने वाला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट से एंड कंक्लूजन से। स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। जो 100% ट्रू होगा उसी को जो है हम राइट मानेंगे। अगर 1% रॉन्ग हुआ तो इट मींस वो रॉन्ग हो जाएगा। जो 100% ट्रू है उसी को हम ट्रू मानते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है तो विदाउट डायग्राम के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्टिंग ही किया है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम की तरीके से आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, ये सब जो ऊपर की चीजें लिखी है इनको रीड करना नहीं होता, ये सब बस केवल टाइम पास है। आप रीड करोगे तो आपका 1 मिनट जो है टाइम पास में चला जाएगा। बस केवल स्टेटमेंट देखो एंड कंक्लूजन देखो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट बोला है ऑल प्रोफेसर्स आर इंटेलिजेंट। इट मीन सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ये हो गया, और इसके अंदर एक दूसरा बॉक्स बना लिया। अब ये दोनों बॉक्स जो है या दोनों सर्कल किस चीज को इंडिकेट करेंगे,
ऑल प्रोफेसर और इंटेलिजेंट। इट मीन्स ये जो है आपके पास इंटेलिजेंट है, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट इंटेलिजेंट है, और जो अंदर की तरफ पार्ट है ये छोटा वाला सर्कल, इसको मैं प्रोफेसर बना दूं। जितने के जितने प्रोफेसर हैं सभी के सभी प्रोफेसर कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब जो है सेकंड आपको रीड करना है। सेकंड में यहां पे क्या लिखा है, सम इंटेलिजेंट पीपल आर वाइस। इट मीन्स कुछ जो है इंटेलिजेंट पीपल कैसे हैं, वाइस है, बुद्धिमान है। इट मीन्स अगर कुछ इंटेलिजेंट पीपल वाइस हैं, सो इंटेलिजेंट के अंदर जो है प्रोफेसर भी आते हैं। तो मैंने एक डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ जो है प्रोफेसर भी इंटेलिजेंट हैं, वाइस हैं, और कुछ इंटेलिजेंट पीपल भी जो है कैसे हैं, वाइस हैं। ये आपको इस तरीके से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आप इस तरीके को लिख दो, वाइस। इतना समझा। फर्स्ट आपको जितने भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है उनकी हेल्प से सर्कल बनाना है। यहाँ पे प्रोफेसर के बारे में बोला है, इंटेलिजेंट के बारे में बोला है, सो मैंने प्रोफेसर बना दिया, यहाँ पे इंटेलिजेंट बना दिया। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंट अगेन वर्ड यूज हुआ है, सो इंटेलिजेंट के लिए तो आपने बनाया है, फिर से डायग्राम नहीं बनाना है। फिर वाइस पीपल के लिए बनाना है, तो आपने यहाँ पे वाइस पीपल के लिए बना दिया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो इनकी हेल्प से कंक्लूजन गिवन है, ये जो दोनों कंक्लूजन गिवन है ये 100% ट्रू है क्या? अगर 100% ट्रू होगा तो ही इसको हम ट्रू मानेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा चेक करो क्या आपके पास आने वाला है। फर्स्ट बोला है, ये थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक था तो मैंने उसको राइट किया है यहाँ पे। ऑल प्रोफेसर्स आर वाइस। जितने के जितने प्रोफेसर हैं सभी के सभी कैसे हैं, वाइस हैं। तो देखो प्रोफेसर वाली लाइन आपके पास कहां पर है, प्रोफेसर वाला सर्कल आपको यहां पे दिख रहा है, और वाइस वाला सर्कल कहां पे दिख रहा है, यहां पे। गॉट इट। इट मींस ये पूरा वाइस है, लेकिन हमें प्रोफेसर को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ ही प्रोफेसर आपको वाइस दिख रहे हैं। इसने बोला है क्या कि सभी के सभी प्रोफेसर कैसे हैं, वाइस हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन यहां से आपको डायग्राम में दिख रहा है कि केवल कुछ ही जो प्रोफेसर हैं वो वाइस हैं। इट मींस फर्स्ट वाला जो है आपके पास 100% ट्रू नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड वाले को चेक कर लो। सेकंड में क्या लिखा है, ऑल वाइस पीपल ऑल प्रोफेसर। इट मीन जितने वाइस पीपल हैं सभी के सभी पीपल कैसे हैं, प्रोफेसर हैं। सो यहाँ पे देखो ये इतना वाला पार्ट अभी तो वाइस का रिमेनिंग है, ये तो प्रोफेसर में आ ही नहीं रहा है। इट मीन सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। अगर दोनों रॉन्ग हो गए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये रॉन्ग हो गया। आइदर वन और सेकंड फॉलो, ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये भी रॉन्ग हो गया। नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ना तो फर्स्ट 100% फॉलो कर रहा है, ना तो सेकंड 100% फॉलो कर रहा है। सो जो भी आपके पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आए उसमें हमें क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी मीन्स कि आपने इसके पहले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी किया है तो ये यहाँ पे भी आता है। सो आपका प्रैक्टिस जो है अच्छा हो सकता है। तो आप विदाउट इस डायग्राम को बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है। जब आपने डायग्राम बना लिया उसके बाद हमें चेक करना है कि जो आपको कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन जो है 100% ट्रू होना चाहिए। जो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा वो करेक्ट होगा, जो 100% ट्रू नहीं होगा वो रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो आपको दोनों कंक्लूजन गिवन थे दोनों के दोनों 100% ट्रू नहीं थे, इसलिए दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। रॉन्ग हो गए तो इट मीन्स नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं करेगा। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ रोहन्स फादर। इट मीन्स एक रोहन है और उनके फादर हैं। सो आपने रोहन को यहाँ पे लिख लिया, और जो रोहन के फादर हैं, फादर इनसे एक स्टेप ऊपर आएंगे, ये हो गए रोहन के फादर। गॉट इट। यहाँ पे आपने लिख दिया। अगर फादर है तो इनको प्लस से इंडिकेट करेंगे। इफ रोहन फादर्स इज भूषण फादर। अब एक दूसरे व्यक्ति हैं भूषण, यहाँ पे भूषण को हम बी से डिनोट करते हैं, एंड इनके भी फादर को बना देते हैं, ये हो गए भूषण के फादर। अगर ये भी फादर हैं तो इनको भी हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हम इससे डिसाइड नहीं करते कि कौन सा नाम जो है प्लस को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा माइनस को। ऑलवेज जैसे अगर सीमा बोल दिया, अब सीमा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़की ही होगी, इस पे हम माइनस लिखेंगे। जब तक आपको प्रॉपर कंडीशन न गिवन है, 100% प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। अगर आपको रोशन बोल दिया
तो रोशन का मतलब ये नहीं कि ये लड़का ही होगा, हो सकता है ये लड़की भी हो। सो इसलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जब तक 100% आपको कंक्लूजन गिवन ना हो उस पे हम प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अब रोहन बोल रहा है, सो रोहन का मतलब ये नहीं कि ये लड़का ही होगा। भूषण है तो भूषण का मतलब ये नहीं कि ये लड़का होगा। अगर इनके फादर के बारे में बोल रहा है तो फादर के बारे में 100% पता है, फादर क्या होंगे, प्लस में ही होंगे, इट मींस लड़के ही होंगे। सो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है और इनके ऊपर अभी कोई भी साइन नहीं लगाया है। फिर क्या बोल रहा है, भूषण फादर्स इज ओनली सन ऑफ भूषण हैज नाइदर अ ब्रदर और अ डॉटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को समझना होगा। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप या तो इंग्लिश में देखो या तो मराठी में देखो, जो लैंग्वेज आपको प्रॉपर जम रहा है उसमें देखो और लैंग्वेज को समझो जरा। यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है इफ रोहन फादर, इट मीन्स यदि रोहन के पिता भूषण के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, इट मीन्स जो ये रोहन के फादर हैं, यहाँ पे आपने बना लिया फर्स्ट रोहन के फादर को, ये हो गए आपके पास रोहन के फादर। अब ये जो रोहन के फादर हैं तो प्लस में आएंगे, ये भूषण के फादर के, इट मींस भूषण के फादर कहां पे आएंगे, आपके पास ऊपर आएंगे। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग हो गया। यदि रोहन के पिता, ये हो गए रोहन के पिता, भूषण के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, इट मींस ये जो भूषण के फादर हैं ये किनके फादर हैं, ये रोहन के पिता के जो है फादर हैं। सो यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोहन एंड भूषण। सो रोहन, ये जो रोहन है और भूषण के बीच में कौन सा रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है फादर एंड सन का रिलेशन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको किस में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको इन सब चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगा। और ये भी क्वेश्चन बीएड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको किस पे ध्यान रखना है, लैंग्वेज पे। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन को केवल 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया तो इसमें 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फटाक से आप वहां पे चले जाओ मराठी वाले क्वेश्चन में, वहां से लैंग्वेज समझ लो। अगर फिर भी वहां से नहीं समझ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। पहले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो आके इस पे आप जो है किसी भी एक ऑप्शन पे टिक लगा दो। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आने वाला है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, फादर एंड सन। अगर ये क्वेश्चन न समझा हो तो एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से इसको देखना, आपको समझ में आए। फिर से न समझा हो तो आपके पास गूगल है, वहां पे सर्च करना, एक बार वहां से समझने की कोशिश करना जिस लैंग्वेज में आपको प्रॉपर समझ में आता है। सो 100% आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है अरविंद वेंट टू अरविंद वेंट टू मूवी 9 days अगो। इट मीन्स कोई एक अरविंद है वो 9 days अगो जो है मूवी पे गए थे। ही गोज टू मूवी ओनली ऑन थर्सडे। इट मीन्स वो केवल थर्सडे को ही मूवी जाते हैं। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टूडे। तो आज जो है उस वीक का कौन सा दिन है। तो सपोज मैंने आज मान लिया कि टूडे जो है आज ये है। अब अगर 9 days बाद गए होंगे सो इट मीन्स 1 day हो गया, 2 day हो गया, 3 day, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको मैं बेसिक से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड ये जो है शॉर्टकट से भी एक्सप्लेन करूंगा। सो आपको प्रॉपर दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आज का, आपने लेट कर लिया टुडे का कि ये आज हो गया। आज से वो 9 days पहले, इट मीन्स 9 दिन पहले गए हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वो किस दिन मूवी जाते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो थर्सडे को मूवी जाते हैं। इट मीन्स ये जो 9 days है इस दिन कौन सा होता है, थर्सडे। थर्सडे के बाद फिर क्या होगा, हुआ रहेगा फ्राइडे। फ्राइडे के बाद फिर क्या आएगा, सैटरडे। सैटरडे के बाद फिर कौन सा आएगा, संडे। संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। मंडे के बाद नेक्स्ट होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट होगा वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट होगा थर्सडे। थर्सडे के बाद नेक्स्ट होगा फ्राइडे। इट मीन्स जो है 1 को फ्राइडे है। सो आज कौन सा दिन होगा, आज जो है हो जाएगा सैटरडे। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आज कौन सा दिन होगा, सैटरडे या शनिवार।
ये हो गया प्रॉपर आपने बेसिक डायग्राम बनाया, उसकी हेल्प से किया। अगर मान लो ये 9 डेज के जगह पे कोई और बड़ा दिन दे देता 25 या 30 या 35, सो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करने जाते तो 35 तक नंबर लिखना पड़ता और बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता। सो अगर छोटा सा गिवन है, छोटा नंबर गिवन है, 10 तक गिवन है, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। 30 से 45 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया, सपोज 35 40 दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेज गिवन है ना, कितना गिवन है 9, इस 9 को हम डिवाइड कर देंगे 7 में, बिकॉज 1 वीक में जो है कितने डेज होते हैं, 1 वीक में आप सभी को पता है 7 डेज ही होते हैं। ये ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं थर्ड वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पहले जो मॉक टेस्ट सॉल्व कराया था उसमें दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। सो 1 वीक में टोटल कितने डेज होंगे, 7 डेज। अब जो आपको डे गिवन है उसको 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना आएगा, 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस करोगे 2। ये जो आपके पास रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 2 आया, जो डेज गिवन है, यहाँ पे हमें डे क्या गिवन था, थर्सडे, इस थर्सडे में आप 2 ऐड कर दो। थर्सडे में 1 ऐड करोगे फ्राइडे जाओगे, फ्राइडे में 1 ऐड करोगे सैटरडे जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शनिवार या सैटरडे। समझे आप। सो अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो। नंबर कोई बड़ा आ गया, 35 40 45 100, ऐसा कोई नंबर आ गया, तो जो नंबर हमें गिवन है, जो डेज गिवन है, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। जो आपका रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर को गिवन डेज में, जैसे यहाँ पे थर्सडे गिवन है तो उसमें ऐड कर देना है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है और यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सपोज जो है एक आप ऑफिसर बन गए या एक अच्छे स्कूल में टीचर बन गए। अब बहुत से सारे बच्चे जो है आपके पास कंप्लेन लेके आएंगे, तो हो सकता है कोई बोल रहा हो झूठ या तो कोई जो है राइट बोल रहा हो, तो किसकी बातों को आप करेक्ट मान के जो है स्टूडेंट को पनिशमेंट दोगे या उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। सो यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन आया है कि क्या चीजें राइट होती हैं एंड क्या चीजें रॉन्ग होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको रीड करना है एंड अपना माइंड यूज करके इसमें जो है आंसर देना है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट है आपके पास द गवर्नमेंट। ये सब जो चीजें हैं इसको मैंने पहले ही बताया, ये सब रीड नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट रीड करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या अजम्पशन हमें गिवन है उसको रीड करना है। फिर जो है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा आंसर आएगा। द गवर्नमेंट हैज परमिटेड अनएडेड कॉलेज टू इंक्रीज देयर फीस। इट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या बोला है, परमिट दिया है अनएडेड कॉलेज को। इट मीन्स जो एडेड कॉलेज नहीं है कि वो अपने कॉलेज का जो है फीस इंक्रीज कर दें। अब इनके बेस पे 2 एजम्पशन गिवन है कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया। अनएडेड कॉलेज आर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इट मीन्स जो अनएडेड कॉलेज हैं वो फाइनेंशियल जो है डिफिकल्टीज में है, इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। या तो एडेड कॉलेज डू नॉट नीड टू इंक्रीज फीस, या जो एडेड कॉलेज हैं उनको अपनी फीस को इंक्रीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, द गवर्नमेंट हैज परमिटेड टू अनएडेड कॉलेज टू इंक्रीज देयर फीस। गवर्नमेंट को परमिट दे देना चाहिए कि जो अनएडेड कॉलेज हैं, जो अनएडेड कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, उनको अपने कॉलेज का फीस को इंक्रीज कर देना चाहिए। लेकिन अजम्पशन में क्या बोला है, अनएडेड कॉलेज और इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जो अनएडेड कॉलेज है ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, सो ये कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। इट मींस फर्स्ट वाला जो ये गिवन है ये रॉन्ग है। एडेड कॉलेज डू नॉट नीड टू इंक्रीज फीस। जो एडेड कॉलेज है उनको अपने फीस को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। इट मींस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कोई भी अजम्पशन इसमें से फॉलो नहीं कर रहा है, सो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब कौन सा राइट होगा, यहाँ पे जो दोनों जो है फॉलो ना करें। अजम्पशन ए एंड बी बोथ आर नॉट इम्प्लीकेट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से जितने भी आपके स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन आएंगे, आपको फोकस जो है स्टेटमेंट विधान पे करना है, इसके अकॉर्डिंग जो ही आपको आंसर देना है। ये जो स्टेटमेंट है इसी के अकॉर्डिंग आपका अजम्पशन होना चाहिए। लेकिन ये जो अजम्पशन दे रखा है ये दोनों का दोनों अजम्पशन रॉन्ग दे रखा है, ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास आया ब्लड रिलेशन से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। इट मीन्स ए हैं, ये किसके भाई हैं, ये बी के भाई हैं।
अगर भाई हैं तो भाई के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। इट मीन्स केवल ए पे ही प्लस आएगा, न कि बी पे। फिर क्या बोला है, सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। अब देखो ए एंड बी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको हम अलग बनाएंगे। सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। इट मीन्स सी यहां पे क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। अब ई एंड एफ का ब्रदर इन दोनों से नहीं है, तो ई और एफ को आप अलग बनाओ। ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, इट मीन्स एफ जो है ई के भाई है, तो यहां पे आपके पास आ गया ई पे प्लस। एफ इज द डॉटर ऑफ बी। देखो अब यहां से जो है आपके पास एफ एंड बी का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, यहां पे बोला है एफ इज द डॉटर ऑफ बी। इट मीन्स ये जो एफ है ये बी की डॉटर है। सो अगर डॉटर है तो आप यहाँ पे नीचे बनाओ, और डॉटर है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और इनके भाई कौन से थे, इनके भाई थे ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा आपके पास प्लस। व्हाट इट, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, जी इज द फादर ऑफ सी। अब यहाँ पे जी एंड सी का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, जो जी हैं ये सी के फादर हैं। इट मीन्स जी जाएंगे ऊपर, एंड ये फादर हैं तो फादर के लिए प्लस। अब यहाँ पे बताना है देन हु इज ई अंकल। इट मीन्स ये ई के अंकल कौन होंगे, हमें ये आंसर देना है। सो फर्स्ट आपके पास अभी 2 डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। फर्स्ट डायग्राम आपको ये दिख रहा है और सेकेंड डायग्राम ये दिख रहा है। जब तक आप इन दोनों डायग्राम को मर्ज नहीं करोगे, मर्ज मीन्स इन दोनों डायग्राम को ज्वाइन नहीं करोगे, तब तक आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आने वाला है। अब ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड आपका अपना यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या समझना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जी के बच्चे कौन है, सी हैं एंड डी हैं। इट मीन्स जी के बच्चे कब होंगे, जब सी की शादी हुई रहेगी तभी इनके बच्चे होंगे। एंड यहाँ पे बी के बच्चे कौन से हैं, बी के बच्चे ई एंड एफ हैं। इट मीन्स बी की भी शादी हुई रहेगी तभी बच्चे होंगे। तो शादी वाले पर्सन किनकी है, जिनकी जो है मैरिज हुई है, शादी हुई है, बी एंड जी की। इट मीन्स ये कैसे रहे होंगे, ये रहे होंगे आपके पास पति पत्नी। सो पति पत्नी के लिए ऐसा बनाते हैं, अगर जी जो है पति है, हस्बैंड है, तो बी क्या होंगी, वाइफ होंगी, पत्नी होंगी। इट मीन्स ये डायग्राम आपका ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन हो गया तो यहाँ पे देखो ये जो जी के बच्चे हैं और बी के बच्चे हैं, इट मीन्स सिमिलर इनके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर दो सी एंड यहाँ पे आप ज्वाइन कर दो डी। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि ई के अंकल कौन है। अब जरा बताओ ये ई के अंकल कौन है। सो ई के अंकल कहाँ पे आएंगे, इनके फादर के जो है जनरेशन में आएंगे, ऊपर ही आने वाले हैं। अगर ई की बात करूं तो ई के फादर कौन है, जी हैं, ये तो हो गए फादर, तो ये अंकल हो नहीं सकते। और ये हो गई ई की मदर, तो ये भी अंकल नहीं हो सकती, तो बचे कौन, ए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए पे ही ए दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड लगाना था। ये जो 2 डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम आए थे उनको किसी न किसी तरीके से ज्वाइन करके उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना था। आपने कौन सा रिलेशन फाइंड किया, कैसे ज्वाइन किया, कि अगर बी की भी शादी हुई है और यहाँ पे जी की भी शादी हुई है, इट मीन्स ये एक दूसरे के क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। आपने ज्वाइन कर दिया, जी जो है पति थे तो बी क्या हो गई, पत्नी, फिर उसके बाद आपके पास आंसर आ गया। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। जो मैंने लास्ट ईयर 2024 के लिए मॉक टेस्ट कराया था उसमें पूरा मैंने ब्लड रिलेशन को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड है, वहां से जाके आप देख सकते हो, आपको पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यहाँ पे मैं डायग्राम पहले से ही बना के रखा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में टाइम कम लगे। A boat can travel at a speed of 13 किलोमीटर in still water। इट मीन सपोज ये आपके पास कोई एक रिवर हो गई जो इस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रिवर है, ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है रिवर के अंदर पानी है। इट मीन्स एक नाव है। सपोज ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये आपका नाव हो गया। अब ये जो बोट जो है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब क्या होता है, शांत जल, जो मूव न करे। इट मीन्स ठहरा हुआ पानी जो मूव न करे। जैसे आप नदी में देखते हो, रिवर में देखते हो, वाटर क्या करते रहता है, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है। सो स्टिल वाटर का मतलब है जो मूव न करे। अगर एक कोई बोट है, ये स्टिल वाटर में जो है इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 1 घंटे में, 1 आवर में जो है ये बोट कितना ट्रेवल करेगा, 13 किलोमीटर। अगर जो है वाटर शांत है, वो चल नहीं रहा है। फिर क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है, ये वाटर मूव करने लगा। मूव किस करने लगा, किसी भी डायरेक्शन में। सपोज बोट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो वाटर भी जो है आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बोट का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है
एंड यहाँ पे वाटर का स्पीड क्या दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन स्ट्रीम का आपका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर सपोज आपका बोट जो है 13 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है और ये स्टीम जो है इनकी धारा जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, सो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल स्पीड के लिए इन दोनों को ऐड कर देना होगा। इट मींस बोट का स्पीड अभी निकल के आने वाला है 17 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड क्या आ जाएगा आपके पास 17 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपको नदी की धारा के साथ जाना है। इट मींस जिस डायरेक्शन में जो है वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको भी जाना है। अगर वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका स्पीड 13 किलोमीटर है एंड यहाँ पे बोट का स्पीड 13 हो गया, आपके पास स्ट्रीम का स्पीड 4 है। सो टोटल आपका स्पीड ऐड होके 17 किलोमीटर आ जाएगा। अब आप 1 आवर में कितना किलोमीटर जा रहे हो 17 किलोमीटर। आपको टोटल कितना जाना है 68 किलोमीटर। सो कितना टाइम लगेगा, इसको 17 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 4 आवर। इट मीन्स अगर आपको डाउनवर्ड में 68 किलोमीटर जाना है सो कितना आवर लग जाएगा आपको 4 आवर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। 4 जो है आवर आपको लगेगा। समझा। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप नदी के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना है। एंड अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि उसके विपरीत डायरेक्शन में, बोट सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है सो जो है आपका स्ट्रीम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर डाउनवर्ड यहाँ पे यूज किया होता तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते। जो आपने 13 में 4 ऐड किया है ना, यहाँ पे कितना आया 17। सो हम 13 में से 4 माइनस करते, अब यहाँ पे आपके पास आता 9, फिर 68 को 9 से डिवाइड करते, सो आपके पास आ जाता अप स्ट्रीम का। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 100% गारंटी है कि इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। या तो डाउन स्ट्रीम से पूछ सकता है या अप स्ट्रीम से। सो अगर डाउन स्ट्रीम से पूछा तो दोनों के वैल्यू को आपको ऐड करना है, अगर अप स्ट्रीम से पूछा तो दोनों के वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा तो इसलिए मैंने इसका ओरिजिनल क्वेश्चन भी ऐड किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट 4 वर्ड। इट मीन्स आपको पूरा नहीं लेना है, फर्स्ट 4 वर्ड लेना है तो इसका ये कट कर दो, यहाँ पे जो है इसको कट कर दो, यहाँ पे 4 लेना है तो एस ई को कट कर दो और यहाँ पे बी को कट कर दो। अब फर्स्ट 4 वर्ड आपके पास आ गया, अरेंज अल्फाबेटिकल इन एज इन डिक्शनरी। इट मीन्स ये डिक्शनरी में किस तरीके से जो है फर्स्ट 4 वर्ड आएगा आपको बताना है, कौन सा पहले आएगा। सो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो CRU तीनों सेम है, यहाँ पे CRU सेम है, यहाँ पे भी CRU सेम है और यहाँ पे भी CRU सेम है। जो सेम है उनको कट कर दो, जो रिमेनिंग बचा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है डी। डी कौन से पोजीशन पे आता है 4 पोजीशन पे। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा आपके पास पी। पी कौन से पोजीशन पे आएगा 16 पोजीशन पे। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है आई। आई कौन से पोजीशन पे आएगा 9 पोजीशन पे। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है एम। एम कौन से पोजीशन पे आएगा आपके पास 13 पोजीशन पे। अब जरा बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर जो है 1 2 3 में पहले आता है। पहले तो 4 आएगा, 16 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 CRUDE। लेकिन इन्होंने एग्जाम में कौन सा करेक्ट ऑप्शन बताया है, देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताया है CRUMB और मैंने कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगाया था CRUDE। सो करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने CRUMB लगाया है। इन्होंने क्या लॉजिक लगाया पता नहीं। अगर आप यहां से भी पूरा कंप्लीट लिख के देखोगे तो देखो C3 पे आता है, 18 पे, 21 पे, मैंने सभी के जो है यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। अब जो सिमिलर है उनको तो आप कट कर दो, 3 18 21 इनको आपने कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें 4th वाले पोजीशन पे चेक करना है, ये 16 है, ये 4 है, 16 है, यहाँ पे 9 है, 13 है। सो कौन सा पहले आएगा, तो पहले 4 ही वाला आना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, बट इन्होंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट बोला है, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए CRUDE। सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस केवल ध्यान आपको थोड़ा सा ये रखना है कि जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना। यहाँ पे 4 वर्ड बोला है तो आप सभी को काउंट कर लो, 4 वर्ड बोला है तो केवल स्टार्टिंग के ही 4 वर्ड आपको लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आपसे किससे पूछा है, ये भी जो है ब्लड रिलेशन से ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, A + B मीन्स A इज द फादर ऑफ B,
ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। फिर बताना है ये जो आपको कोड दे रखा है P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। सो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, जो पूछा है सॉल्व उसी से करना है। किसकी हेल्प से, जो आपको गिवन है उसकी हेल्प से। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास P डिवाइड R, अब जरा डिवाइड वाला चेक करो, यहाँ पर है डिवाइड में क्या बोला है, A डिवाइड B का मीनिंग क्या है, A इज द डॉटर ऑफ B। अब A और B की जगह पे हमें केवल P और R यहाँ पे लगा देना है। इट मीन्स P इज द डॉटर ऑफ R। जो P है ये किसकी बेटी है, R की बेटी है। सो R को ऊपर लिखो एंड यहाँ पे P आएगा नीचे। अगर P बेटी है तो बेटी के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस। अब यहाँ पे R को प्लस या माइनस, मदर एंड फादर नहीं करना है, बिकॉज R अभी हमारे पास डिसाइड नहीं है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे R प्लस H। अब यहाँ पे जरा प्लस वाला चेक करो, प्लस वाला आपके पास यहाँ पर है फर्स्ट वाले में। A प्लस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, इट मीन्स R इज द फादर ऑफ S। R जो है S के फादर है। R किसके फादर हैं, अगर S के फादर हैं सो इट मीन्स S आपके पास आएगा नीचे, यहाँ पे ये जो है और ये फादर है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस। इतना समझ रहा है ना, ओके। अभी नेक्स्ट जरा करो, फिर क्या बोला है यहाँ पे S प्लस Q, इट मीन्स फिर से आपके पास प्लस आया तो प्लस वाला ही देखना पड़ेगा, फर्स्ट में है प्लस। यहाँ पे क्या बोला है A प्लस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, इट मीन्स S इज द फादर ऑफ Q। S जो है किसके फादर है, S Q के फादर है तो Q आ जाएंगे नीचे आपके पास और S जाएंगे ऊपर। अगर S फादर है तो S पे क्या आएगा P, एंड Q का जेंडर डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट क्या है, P इज द डॉटर ऑफ Q, ये जो P है Q की डॉटर है, ये Q की डॉटर नहीं है तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है रॉन्ग हो गया। P इज ऑन्ट ऑफ Q, ये जो है P को है Q की ऑन्ट है, इट मीन्स ऑन्ट का मतलब, अगर देखो अगर आप यहाँ पे केवल इंग्लिश में ही समझोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑन्ट का मतलब क्या होता है, आंटी, चाचा की जो है पत्नी, आंटी। लेकिन अगर आप इसको जो है मराठी वाले में देखते तो यहाँ पे क्या लिखा है, मौसी, इट मीन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है। ये क्या होंगी, मौसी होंगी, इट मीन्स आंट होंगी। फिर यहाँ पे क्या बोला है, Q इज आंट ऑफ P, ये जो Q है ये P की आंट होंगी। अब Q का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है तो इसको हम कैसे आंट बोल सकते हैं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग है। एंड P इज द मदर ऑफ Q, ये जो है P Q की मदर है, Q की मदर नहीं है, यहाँ पे ये भी जो है ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस ये देना था कि ये जो ऑप्शन नंबर, अगर आप केवल इसको इंग्लिश में देखते तो यहाँ पे आंट, अगर आपको आंट का मतलब मौसी नहीं पता था, मौसी नहीं पता था तो यहाँ से आपको मिस्टेक हो सकता था। लेकिन आप जब मराठी में जाके देखे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, दोनों लिखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा आप इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। इवनिंग को किससे रिलेट किया है, नाइट से, इट मीन्स इवनिंग का रिलेशन किससे है, नाइट से। सो यहाँ पे ऑटम का रिलेशन किसका होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, विंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टर्म प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के नंबर पे हमें जो है टर्म फाइंड करना है। अब इसमें आपको दो वैल्यू गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे देखो आपको नंबर भी दिख रहा है एंड नंबर के बाद जो है आपको एक एक लेटर भी दिख रहा है, FGIL। सो पहले हम नंबर को देख लेते हैं। नंबर क्या है, 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 18 है। अब अगर आप नंबर में देखोगे तो जरा देखो नंबर में कौन सा रिलेशन है, 3 से 6 गया, इट मीन्स क्या ऐड किया है, +3। 6 से जो है 11 गया, यहाँ पे क्या ऐड किया है, +5। 11 से 17 गया, यहाँ पे क्या ऐड किया है, +7। इट मीन्स पहले 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, 7 के बाद क्या ऐड करेंगे, 9। अगर 9 ऐड करोगे तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 और 2, इट मीन्स 27। सो यहाँ पे 27 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, रॉन्ग हो गया। इस वाले ऑप्शन में नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखो कितना इजी था, आपने बस केवल नंबर को ही चेक किया, आपने बस केवल नंबर को ही चेक किया, आपके पास 1 टाइम में करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप पहले अल्फाबेट को चेक करते तो भी आंसर आता, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता। उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे F लिखा है, F के बाद है G,
जी के बाद है आई के बाद है एल। अब हमें इनका जो है नंबर लिखना होगा, प्लेस वैल्यू। एफ कौन से पोजीशन पे आएगा, 6। जी कौन से पोजीशन पे आता है, 7। आई कौन से पोजीशन पे आएगा, 9। एल कौन से पोजीशन पे आता है, 12। इट मीन 6 + 1, यहाँ पे +1 किया है, 7 + 2 यहाँ पे +2 किया है, 9 + 3 यहाँ पे +3 किया है। सो इसमें जो है +4 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 16। 16 कौन से पोजीशन पे आता है, पी पे आएगा। देखो अगर यहाँ पे आपको पता चल भी गया कि पी जो है आने वाला है, सो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, फिर डी एंड बी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नंबर से ही चेक किया तो 1 टाइम में आपको पता चल गया कि 27 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट यहाँ पे होने वाला है। फिर आपने इसको चेक कर लिया, इसको चेक करने के बाद फिर आपको नंबर चेक करना पड़ता, तब जाके आपके पास करेक्ट आंसर आता। सो ये डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा जो है आपको समझ में आएगा कि 1 टाइम में आंसर कैसे आता। यहाँ पे आपका समझो 1 मिनट ये जो है क्वेश्चन बचा लेता अगर आपने डायरेक्टली पहले इसको चेक किया होता। सो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है कि पहले हमें क्या चेक करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आपके पास ब्लड रिलेशन से आया। एक ही एग्जाम में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। सो ये डिपेंड नहीं रहता कि यही क्वेश्चन ज्यादा आएगा, इस चैप्टर से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। कोई भी एक टॉपिक पकड़ता है एग्जामिनर, उससे ही 3 से 4 क्वेश्चन डाल देता है। जैसे इस वाले सेट में डायरेक्शन से जो है एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से ये चौथा क्वेश्चन है शायद। लेकिन जो इसके पिछले वाला सेट आया था उसमें डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 1 था। तो कोई फिक्स पैटर्न इनका नहीं रहता कि किस टॉपिक से ज्यादा आएगा। फिक्स पैटर्न केवल 2 में ही है। ये जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, एंड जो लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स 12 to 15 क्वेश्चन आपको नंबर एंड लेटर सीरीज से देखने को मिलेंगे। इसको बहुत प्रॉपर तरीके से करके जाना। और बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनका कुछ भी फिक्स नहीं रहता। कभी जो है ब्लड से 3-4 डालेंगे, तो कभी डायरेक्शन से डालेंगे, कभी अदर से डाल देंगे। सो बट आपको बेसिक लॉजिक समझ के जाना है, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो अगर आपको बेसिक लॉजिक पता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व करना। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में, सभी के सभी स्टूडेंट को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। फिर जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा सो वहां पे इसको भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। बट फर्स्ट जो है आपको सॉल्व करना है और आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, अब देखो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो इन सब चीजों को रीड कर लो। इनको रीड करने में मिनिमम आपका 30 जो है सेकंड जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसे आपके पास टोटल जो है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने एक क्वेश्चन में जो है सपोज 20 सेकंड भी बचाया, तो टोटल आपके पास 800 सेकंड आ जाएंगे। इसको डिवाइड करके 60 से देख लो आपने कितने मिनट बचा लिए। और उस टाइम में पूरा जो है आप जीके जीएस सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि वहां पे आपको आएगा तो आएगा, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, या तो कोई भी ऑप्शन टिक लगा सकते हो। सो आपको जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा चीजें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखना है। एक बार इनको आप रीड कर लेना, लेकिन जब एग्जाम में बैठे हो तो इन सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। डायरेक्टली यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस तरीके से आपको एक लेटर सीरीज गिवन है। इस लेटर में बीच बीच में फिल है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन कहां पे करेक्ट आंसर आने वाला है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको काउंट करना होगा कि इसमें कितने लेटर हैं। ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब रिमेनिंग कितने हैं, ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18। इट मीन्स टोटल आपके पास 18 नंबर हैं। अब 18 नंबर के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर सपोज आपने यहाँ पे कर दिया 3 into 6, ऐसे फैक्टर करेंगे जो नंबर दोनों आसपास रहे। इसको हम 2 into 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 into 9 बहुत ज्यादा गैप है। सो 3 into 6 जो है परफेक्ट आएगा। 3 into 6 मीन्स 18 आ गया। अब ये जो आपको नंबर गिवन है, ये जो आपको लेटर गिवन है, इस लेटर को हमें 3 into 6 पार्ट में डिवाइड करना है। इट मीन्स 6 का आपने 3 पार्ट डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया आपके पास 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे आपने कर दिया 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे आपने कर दिया 6। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये आपके पास थर्ड पार्ट हो गया।
अब हमें काउंट करना है इनमें सिमिलैरिटी क्या है। जैसे आप अगर देखोगे तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे AC आ रहा है, यहाँ पे भी AC है। इट मीन्स लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए था, C आना चाहिए था। अगर C आना चाहिए था तो सेकेंड गैप में क्या होना चाहिए, आपके पास C है। कहां पर C है, देखो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे भी सेकेंड गैप में C नहीं है, यहाँ पे भी सेकंड में C नहीं है और इसमें भी C नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अभी आप जो है पूरा और आगे चेक कर लो। देखो यहाँ पे C के बाद क्या गिवन है, A। सेकंड में चेक करो, C के बाद A, यहाँ पे भी C के बाद क्या आएगा, A। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट में क्या होना चाहिए, A। फर्स्ट ऑप्शन में होना चाहिए A। लेकिन जो आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा यहाँ पे तो C के पहले B गिवन है। इट मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। चारों के चारों ऑप्शन इसमें हमें क्या गिवन है, रॉन्ग गिवन है। अगर सभी ऑप्शन जो है रॉन्ग गिवन है तो इसका मतलब कि इसका कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर आने वाला है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ हो गया है। सो अभी हम पूरा चेक ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास सीरीज बन गया CABBAC, यहाँ पे आएगा CABBAC, यहाँ पे आएगा CABBAC। तो आपने क्या क्या फिल किया, फर्स्ट A फिल किया है, फिर C फिल किया है, फिर यहाँ पे B है, फिर C है, फिर B है। सो यहाँ पे ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलो एक ऑप्शन आप इसमें और ऐड कर दो, यहाँ पे आएगा ACBCP। इसका ये वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। सो इस तरीके से क्वेश्चन तो मैंने जब चेक किया था तो पूरा राइट गिवन था, लेकिन शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये ऑप्शन नंबर D में कुछ दूसरा होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ACBCB। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इवन नंबर रहेंगे। जैसे 24 आ गया तो यहाँ पे क्या फैक्टर कर सकते हो, 4 इंटू 6। अगर सपोज 10 आ गया तो क्या फैक्टर कर सकते हो, 2 इंटू 5। अगर सपोज आपके पास 4 आया, 4 ही लेटर गिवन है तो 2 इंटू 2। जितने भी गिवन रहेंगे मोस्टली जो है 95% आपको इवन नंबर में गिवन रहेंगे। और अगर सपोज कोई ऐसा आ गया कि यहाँ पे 27 जो है वर्ड गिवन है या 27 जो है लेटर इस तरीके से गिवन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से एक डिक्रीज कर देंगे, 26 हो जाएगा, या तो एक इंक्रीज करके चेक करेंगे, 28 होगा। फिर जिससे जो है प्रॉपर तरीके से बनेगा हम उससे जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इट, अगर ऑड नंबर रहा तो एक हम इंक्रीज या डिक्रीज करके कर देंगे। अगर इवन नंबर में रहा तो इवन नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ मैं आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूं, कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो आपके डाउट थे उसके अकॉर्डिंग। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहां पे आपके पास बोला है कि एक वर्ड हमें गिवन है आर्क। आर्क का कोडिंग क्या गिवन है, 0375। दूसरा गिवन है DIRT, इसका कोडिंग हमें क्या गिवन है, 4972। थर्ड हमें गिवन है WAGE वैग, इसका कोडिंग क्या गिवन है, 4086। एंड लास्ट में आपको गिवन है RISK, इसका कोडिंग क्या गिवन है, 7518। अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि इन सब का प्लेस वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, 18 एंड 11। सो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ये प्लेस वैल्यू से सॉल्व नहीं होगा। ये है इनलॉजिकल क्वेश्चन। इनलॉजिकल क्वेश्चन मतलब कि पहले यहाँ पे आप चेक कर लो कि आपको यहाँ फाइंड क्या करना है। अगर आपने यहाँ पे चेक किया तो फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द कोड ऑफ आर। आर का कोड क्या है हमें ये जो है बताना है। सो यहाँ पे जो है आपके पास आर का कोड क्या आ जाएगा, आर का कोड आपके पास आने वाला है। पहले चेक करो कि आर कहां पर है। आर जो है फर्स्ट वाले में है, एंड यहाँ पे आपके पास सेकंड वाले में आर गिवन है, एंड यहाँ पे आपको फोर्थ वाले में आर गिवन है। अगर आपने अल्फाबेट चेक कर लिया कि आर जो है इस प्लेस पे गिवन है, तो इस अल्फाबेट का अभी आपको नंबर भी चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आपके पास सेम है। अगर नंबर चेक करोगे तो देखो इन दोनों में कौन सा नंबर सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 है, इसमें भी 7 है, और लास्ट वाले में भी चेक कर लो 7 है क्या, यहाँ पे भी 7 है। इट मीन्स आर का कोडिंग क्या आ गया, आर का कोडिंग आपके पास आ गया 7। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं इन लॉजिकल क्वेश्चन। इट मीन्स ये आपको प्लेस वैल्यू से सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने प्लेस वैल्यू लिख के सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पूरा टाइम आपका जो है इसी में चला जाएगा। ये इन लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चेक करना था कि किसका वैल्यू फाइंड करना है और कहां कहां पर अवेलेबल है, और उसका कोडिंग जो है यहाँ पे नंबर्स में क्या किया है। तो 7 सब जगह कॉमन था। इट मीन्स आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। सो ये आज था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है कि टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इस 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। अब इस राइट एंड रॉन्ग में से आप क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे किस टाइप के क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो रहे हैं।
सो जो रॉन्ग वाला क्वेश्चन हो रहा है अभी उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एंड जो राइट हो रहा है उस पे भी जो है आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी आपके पास मान के चलो टोटल 20, इट मीन्स 18 to 20 डेज है। इस 18 to 20 डेज में मैंने जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं, अगर आप सभी मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से करके जाते हो तो 100% ये गारंटी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। बस परफेक्ट तरीके से आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। एंड अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, सो आप ये जो नंबर आपको गिवन है यहाँ पे आप मैसेज के जरिए हमें बता सकते हो। कोई सपोज क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था तो मैंने जो मॉक टेस्ट सॉल्व कराता हूं उनका भी क्वेश्चन वहां पे ऐड करता हूं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, सो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा और इसका प्रोसेस ये होगा सॉल्व करने के लिए। सो अगर आपको भी सॉल्व कर रहे हो, कहीं से भी कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन उसके गिवन है, तो आप मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हो। जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा तो आपके उस क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर दूंगा। अगर सपोज अभी तो एग्जाम होने वाले हैं, शायद 24 मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। एडमिशन प्रोसेस में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या लगेगा, अभी से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। फिलहाल एग्जाम होगा तो उसके 1 मंथ के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के 1 मंथ के बाद एडमिशन स्टार्ट होता है। सो आपके पास 2 से 3 मंथ का टाइम है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में और सब सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगता है। सो अभी से अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप मुंबई में रह रहे हो, इट मीन्स मुंबई में कहीं पे भी, सेंट्रल लीडन, वेस्टर्न जो है रेलवे या तो हार्बर लाइन, कहीं पे भी आप रह रहे हो, और अगर आपको मुंबई में किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए मिनिमम फीस में, अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज जो है अपने अकॉर्डिंग आपसे फीस लेते हैं। किसी का 1,50,000 लेंगे, किसी का 2 लाख लेंगे, किसी का 130 में ही करेंगे। सो अगर आप मुंबई में हो और आपको एडमिशन चाहिए मिनिमम फीस में प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको केवल बीएड का सर्टिफिकेट ही चाहिए, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनको पढ़ाई करके बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप गिवन नंबर पे जो है अपना नाम और सब कुछ वो लिख के सेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका एडमिशन स्टार्ट होगा मैं मिनिमम फीस में आपका एडमिशन करा दूंगा विथ प्रॉपर सपोर्ट। आपको एग्जाम में भी सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ चीज मिलेगा। सो ये नंबर आप नोट डाउन करके रखो। जो भी आपको कहीं पे भी डाउट है, एग्जाम में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, एडमिशन प्रोसेस में डाउट है, डॉक्यूमेंट में डाउट है, एडमिशन आपको लेना है कहीं पे भी, तो केवल ओनली मुंबई के लिए, सो आप जो है इस गिवन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से सभी चीजों को रिवाइज करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।